कैसे हो आप सब लोग? स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, थोड़ा बहुत ये चैप्टर सबने पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है। ओके, तो सबको ये पता है कि हमारे इस चैप्टर में से कोई भी पार्ट इस बोर्ड एग्जाम के लिए डिलीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर में हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो मेजरली जो क्वेश्चन अराइज होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे होगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे होगा। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चेंजेस से। हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम पूरे डे टू नाइट एंटायर चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो कैन यू गिव मी एग्जांपल कि क्या-क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं? एक सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हो मुझे कि क्या-क्या चेंजेस होते हैं? कोई भी एक चेंज चेंजेस होता है। आई एम गिविंग यू एग्जांपल, हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना एक चेंज है, चेंज है। तो इसी कैटेगरी में हमारे पास में दो चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें सब्सटेंस का पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन मींस कि जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल चेंज होगी। आर यू लिसनिंग मी? समझ आ रहा है सबको? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जब जब कोई नया सब्सटेंस बनता है और नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी प्रीवियस वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैंने एग्जांपल लिया मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। क्या मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टी सेम होती है? मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? क्या मिल्क का जो टेस्ट होता है वही कर्ड का होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये किस टाइप का चेंज है? ये हमारा केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज है। लेट अस सपोज मैंने एक पेपर को फोल्ड करके फेंक दिया। अब पेपर को फोल्ड करके फेंका, हमने पेपर को टीयर किया, तो हम उस पेपर को जब दोबारा खोलेंगे तो वो दोबारा सीधा हो सकता है? तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ये क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि इसमें कोई नई चीज नहीं बनी, उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्क आया, उसकी अपीयरेंस में सिर्फ फर्क आया। ओके, तो केमिकल चेंजेस को ही ध्यान में रखते हुए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो वहां बॉन्ड ब्रेक होगा, एटम्स का अरेंजमेंट होगा और हमेशा हमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देयर। समझ आया? ठीक है। अब ऐसे मेंबर्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, जिनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, वो कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और उन रिएक्टेंट्स की रिएक्शन होने के बाद जो चीज फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन हुए? रिएक्टेंट हुए जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और उन्हें हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और प्रोडक्ट कौन होते हैं? प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन होने के बाद जो हमें आउटपुट में मिलते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल हियर। सपोज मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जिंक का सिंबल होता है Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए सिंबल होता है HCl। ठीक है, जिंक और HCl की हमने रिएक्शन करवाई तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिंक क्लोराइड along with हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिन सब्सटेंस को मैंने लेफ्ट में लिखा है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स है। और यहाँ जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है? जिंक क्लोराइड
ये हमारे प्रोडक्ट है। क्लियर? तो ये हो गए रिएक्टेंट, ये हो गए प्रोडक्ट। तो हमें समझ आया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होगी और वहां पर एटम्स जो होंगे उनका रीअरेंजमेंट होगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ओके, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, हमें क्या क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो कई बार हमें कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। ठीक है? सेकंड इज चेंज ऑफ स्टेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है उस सब्सटेंस की स्टेट भी चेंज हो जाए। हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो जाए या लिक्विड से एक्वस या गैसियस फॉर्म में हो जाए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो या तो रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज होने पे टेम्परेचर के या तो सिस्टम में से हीट एब्सॉर्ब होती है या सिस्टम में से हीट इवॉल्व आउट होती है। इवॉल्व आउट होना मतलब हीट इवॉल्व आउट होती है तो इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन होगी वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट को बाहर सिस्टम से लेना पड़ा तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एक्सोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक। एक्सो मींस हीट इवॉल्व आउट हो रही है और एंडोथर्मिक मींस रिएक्शन को अकम्प्लिश करवाने के लिए हमको हीट बाहर से लेनी पड़ रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? जब भी हम कोई रिएक्शन कराएंगे हो सकता है वहां पर किसी गैस का इवोल्यूशन हो। अभी हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर, ये एग्जांपल देखा हमने, जिंक की रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाई तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हुई। कौन सी गैस का फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो हो सकता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो वहां पर क्या चीज इवॉल्व आउट हो, वहां पर किसी गैस का इवोल्यूशन हो। एंड लास्ट थिंग, हो सकता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन कराएं तो वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। नाउ have you any idea about what is precipitate? सबको पता है क्या कि precipitate क्या होता है? precipitate क्या होता है? precipitate वो होता है कि जब भी हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो उस सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो उस कंटेनर के बॉटम में जाके सेटल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा precipitate। हम जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो कई बार हम लिखते हैं PPT, लिखते हैं ना, तो ये पीपीटी क्या होते हैं हमारे? ये पीपीटी हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? प्रेसिपिटेट वहां पर फॉर्म होंगे। ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी हमें ये चीजें नजर आएंगी। क्या क्या? या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, उसका कलर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गैस इवॉल्व आउट होगी या फिर वहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये चेंजेस हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। Liquidity is the precipitate. Coming friends, speak a little louder. Precipitate repeat is here. Precipitate, Repeat. जब भी हम किसी दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो अगर मिक्स करने पर किसी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है और वो सॉलिड कंटेनर में नीचे जाके सेटल हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर करती हूँ। हमने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई, सोडियम क्लोराइड के साथ। ओके, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है सबको? सिल्वर का सिंबल पता है? सिल्वर का सिंबल होता है हमारा Ag। नाइट्रेट के लिए हमारा सिंबल होता
HgNO3 is our silver nitrate. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है Here last two students last bench on right side with each other. Nakho lage ab last two na. Nahi deta na humko sab. Sincerely पढ़ लीजिए चीजों को. सोडियम क्लोराइड के लिए हमारा फॉर्मूला आता है NaCl। ओके, जब हम नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ फॉर्म होगा Ag रिएक्शन करेगा Cl के साथ AgCl और बचा हुआ पार्ट हमारा NaNO3। ओके, ये रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है रिएक्शन के ऊपर, लेकिन अभी के लिए आप मुझसे पूछा कि मैम प्रेसिपिटेट क्या होता है और कैसे बनते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर ये जो AgCl फॉर्म हुआ है, AgCl इज योर Ag मींस सिल्वर एंड Cl क्लोराइड। ओके, जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ है ये कंटेनर में नीचे जाके साइड हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर प्रेसिपिटेट। ये AgCl क्या है? ये AgCl हमारा प्रेसिपिटेट है। ओके, क्लियर है कि पीपीटी क्या होता है? क्लियर है? ओके, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, हमने जो भी रिएक्शन करवाई है सब्सटेंस को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज करना, दैट इज योर केमिकल इक्वेशन। यहाँ जो मैंने ये लिखा है ये केमिकल इक्वेशन है। क्या ये केमिकल इक्वेशन है? ये केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमारी दो टाइप्स की होती है। वन इज द वर्ड इक्वेशन। कौन सी होती है? वर्ड इक्वेशन। और दूसरी होती है हमारी सिंपल इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? सिंपल इक्वेशन। तो फर्स्ट इज द वर्ड इक्वेशन, सेकंड इज द सिंपल इक्वेशन। क्या सबको दोनों में नाम से पता पड़ रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कैन यू टेल मी कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा? वर्ड इक्वेशन वो होगी जिसको हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सिंपल इक्वेशन वो होगी जहां पर हम सिंपल सेंटेंस करेंगे। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल। So, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम को हमने बर्न किया और बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी? बर्निंग होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ होगी तो यहाँ क्या फॉर्म हुआ? यहाँ फॉर्म हुआ हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो मैंने जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है ये वर्ड इक्वेशन है या सिंपल इक्वेशन है? ऊपर वाली इक्वेशन वर्ड इक्वेशन है या सिंपल इक्वेशन है? Are you listening me? Okay. जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है वो मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिखी है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी कैसी इक्वेशन है? सिंपल इक्वेशन। और दूसरी वाली इक्वेशन कैसी है हमारी? सेकंड वाली इक्वेशन हमारी वर्ड इक्वेशन है जिसको हमने सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है, वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है। तभी हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हम इक्वेशन को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ओके, तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं बर्न्स विद हर डेसिफाइड लाइट, वो कैसे बर्न होती है? in the form of
व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है और बाद में जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इज दैट कि हमेशा मैग्नीशियम बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है। ओके, दिस इज क्वेश्चन कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? इसका आंसर मैं क्वेश्चन सबको समझ आया कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले उसको ब्लीच क्यों किया जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग वर्ड इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होती है ये हमें क्लियर हो गया। हमें पढ़ना है कि जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं वो होती है या तो बैलेंस्ड या फिर अनबैलेंस्ड। तो हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन की दो कैटेगरी है। First is the balanced chemical equation, and another is unbalanced chemical equation. Okay? Balanced chemical equation. Chemical equation balanced कब होगी? जब उसके reactant और product दोनों साइड में number of atoms क्या हो? नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स दोनों साइड से ओके। तो जो अनबैलेंस्ड होगी उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे काम की क्या चीज है? हमें चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? हमें ये तो पता चल गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होगी। तो हम इक्वेशन कंसीडर करते चलते हैं और क्या इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या? मैंने रिएक्शन करवाई है जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। So zinc is reacting with hydrochloric acid and the product formed is zinc chloride and that is the evolution of hydrogen gas. तो ये तो हो गए हमारे रिएक्शन, ये हो गए हमारे products। So this is our reactant, this is our product। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ओके, so सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? जिंक इज इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा जिंक हाइड्रोजन क्लोरीन। यहाँ पर जिंक के कितने एटम्स हैं? जिंक कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1। और क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन इज 1। अब मैं राइट हैंड साइड की बात करती हूँ। यहाँ राइट हैंड साइड में जिंक कितने हैं? देयर इज अ 1 जिंक। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। और हाइड्रोजन के क्या इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्लियर है क्या? यहाँ पर है 1 1 1 और यहाँ पर 1 2। क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास में सेम नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? अनबैलेंस्ड वाली कैटेगरी में आएगी। तो हमको इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। वी कैन अप्लाई ओनली इट एंड ट्रायल मेथड।
Hit and try. हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन इस हिट एंड ट्रायल मेथड को जब भी हम अप्लाई करेंगे ना, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, हम किसी भी चीज के फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, किसी के भी फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे। अगर वाटर का फॉर्मूला उसमें H2 है, H2 होता है ना वाटर का फॉर्मूला, उसको H2O में करना, ऐसा कुछ चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है तो हम उसमें किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल है इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या की इक्वेशन, जिंक इज रिएक्टिंग विद NaCH and it is giving you zinc chloride plus हाइड्रोजन गैस। जिंक तो बैलेंस है ना वहां पर, हाँ जिंक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में कितने हैं 2। तो 1 को हमें क्या बनाना है, 1 को हमें 2 बनाना है। तो 1 को 2 हम कैसे बनाएंगे, हम इसके कोफिशिएंट के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मुझे 2 कहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं 2 को लगाऊंगी यहाँ पर। हम 2 को यहाँ नहीं लगा सकते, 2 को हमें कहाँ लिखना है, हमें 2 को हमेशा कोफिशिएंट साइड पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 2 को सब्स्टिट्यूट किया, तो क्लोरीन कितने हो गए 2 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो क्या ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्या ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है इतना? ओके, एक मैं क्वेश्चन कोड पे लिखती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे। आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन हियर। C2H2. C2H2 is known as acetylene. Acetylene that react with oxygen, it is giving you carbon dioxide and water. इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। C2H2 is reacting with O2 and giving you CO2 plus H2O. Okay, look at here. Everyone, look at here. यहाँ पर रिएक्टिंग में क्या क्या गिवन है हमें, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने सबसे पहले लिखा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन के कितने आइटम्स है यहाँ पर 2, हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज अगेन 2। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों ही कितने कितने हैं यहाँ पर 2। नाउ लुक एट द राइट साइड, प्रोडक्ट साइड पे देखिए, कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 2 plus 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3 एंड हाइड्रोजन इज, क्लियर है? ओके, अब मुझे सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2 है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की साइड में कार्बन कितने हैं मेरे पास एक ही है। तो 1 को 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कोएफिशिएंट में क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
क्लियर है? तो कार्बन तो हो गया हमारे बैलेंस। नाउ लुक एट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 है और उधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो कार्बन को भी हमने बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को भी हमने बैलेंस कर लिया। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अब बचते हैं हमारे पास में ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितना है? 2। और वहां ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन ओके। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर किया 2 × 4 एंड 4 + 1 is 5। 2 को 5 कैसे फॉर्म करेंगे बताइए? बताइए 2 को 5 कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हमारे पास में तो हम 2 को 5 कैसे बनाएंगे यहाँ पर? 2 मीटर का 5 लिख देंगे। 2 के जगह 5 लिख देंगे। ओके, हम यहाँ पे उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 को 5 नहीं फॉर्म कर सकते और 5 को भी हम यहाँ पर 2 फॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के आइटम्स को कितना कर देंगे? ऑक्सीजन के आइटम्स को हम यहाँ पर 10 फॉर्म कर देंगे, ठीक है? 5 को 10 से कितना होता है? 10। ओके, तो दोनों को हम 10 फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्सीजन को 10 करना है, तो यहाँ पर 10 वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 5। 5। तो यहाँ हो गया 5 × 10। राइट साइड में देखिए 3 × 2 4 4। और यहाँ पर करने के लिए क्या करना होगा? 6 करना होगा। हो गया यहाँ पर 4 + 1 ये 5 का बैलेंस है। यहाँ पर 5 नहीं हो सकता, यहाँ पर 10 किया है। हम 5 को कर सकते हैं और 5 को हम नहीं कर सकते, ठीक है? ये 4 एंड सब्स्टिट्यूटिंग 6 किया, ओके? 6 + 4 10 ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया। फिर दोबारा रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ही बढ़ा। हाइड्रोजन से बढ़ गया सर। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था लेकिन अब तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 12 की बैलेंसिंग हमारी बिगड़ गई यहाँ पे। क्वेश्चन गलत है क्या? हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? हाइड्रोजन की बैलेंसिंग मुझे यहाँ करने के लिए क्या करना होगा? अगर मैं यहाँ पर 6 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 6 × 12 6 × 12 फिर वापस से हमारे कार्बन गड़बड़ हो जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन को एक बार दोबारा कंसीडर करके ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस था वो भी गड़बड़ हो गया, ओके? तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिसके होंगे उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 यहाँ पर है, 1 पर है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो हम 2 को 3 फॉर्म नहीं कर सकते, 3 को हम 2 नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 का एडिशन कितना होगा? 6 होगा। 6 होगा तो यहाँ पर 6 करने की कोशिश करते हैं। इसको 6 करने के लिए मुझे यहाँ पर कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 3। ठीक है। यहाँ 2 ऑलरेडी है, 2 है ना यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स। यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? H2O को कितना करना पड़ेगा? 2 तो करना पड़ेगा ना,
4 + 2 6 हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 4 करती हूँ तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर फिर हमें ऑक्सीजन स्विच करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कर देते हैं 2 to 4, ओके, और इसको भी हम कर देते हैं एक बार में 2। That's its balance oxygen, okay. Now look at carbon. Carbon यहाँ कितने हैं? 2 और यहाँ भी कितने हैं? 2 तो कार्बन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कार्बन ऑलरेडी 2 हो गए। अब क्या बच गया यहाँ पर? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो अब हम 2 को 4 बना सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 और 4 का एलसीएम लेके इसको 8 बनाने की कोशिश करेंगे। हम 2 को 4 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, ओके। क्योंकि 2 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो मैंने यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हाइड्रोजन हो गए 4। लेकिन अब क्या इम्बैलेंस हो गए? कार्बन दोबारा से इम्बैलेंस हो गए। कार्बन हो गए हमारे यहाँ पे 4। मैं कोशिश करती हूँ कि 4 में यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट करती हूँ। फिर हमारे ऑक्सीजन वापस कितने हो गए? 10। अब देखिएगा, कार्बन 4 हो गए, कार्बन का काम खत्म, हाइड्रोजन का काम खत्म। अब कौन बचता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बचता है। तो बच्चों 4 into 2 8, 8 + 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 10 10 हो गए। तो क्या मैं यहाँ पर इसको 5 कर दूं? यहाँ पे इसको 5 सब्स्टिट्यूट कर दूं? 5 2 जा 10, क्लियर है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 10 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ भी 10 हो गए। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्लियर हुआ कि हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। हम पहले रिएक्टेंट साइड में सारे जो भी एलिमेंट हमें गिवन है उनको लिखेंगे, जिसका काउंट मैक्सिमम होगा हम पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है? ओके। Next question is, zinc is reacting with H2SO4 and it is forming zinc sulfate plus H2. Okay, इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। जिंक कितने हैं यहाँ पर? जिंक के कितने एटम्स हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन है 2। सल्फर के एटम्स कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं। ओके, राइट हैंड साइड में चेक कीजिए, जिंक कितने हैं? सल्फर कितने हैं? 4 ऑक्सीजन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इट इज 1 2 1 4 and it is 1 2 1 2। ओके, तो क्या इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है? ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, इस केमिकल रिएक्शन है। Okay, this is the question here. Magnesium nitride is reacting with water and it is forming magnesium hydroxide along with ammonia. तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सिमिलरली सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे रिएक्टेंट की साइड और फिर RHS, दैट इज प्रोडक्ट साइड। ओके, ये हो गई हमारी LHS, ये हो गई हमारी RHS। सबसे पहले हम मैग्नीशियम के एटम्स को काउंट करते हैं। मैग्नीशियम एटम कितने हैं यहाँ पर?
मैग्नीशियम एटम है हमारे पास में 3 और राइट साइड में हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं? मैग्नीशियम इज 1। नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2। और वहां पर कितने हैं नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज 1 देयर। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन इज 2 हियर, ऑक्सीजन इज 1 हियर एंड हियर हाइड्रोजन यू हैव 3 + 2 5 और ऑक्सीजन O के साथ यहाँ पर होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम हमारे पास में 2 हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया 1, यहाँ ऑक्सीजन हो गया मेरे पास में 2, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास में यहाँ पर 2, कहाँ हमारे पास में हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर और 3 वहां पर, दैट इज 5। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्या? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको सारे एटम्स को वन बाय वन कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? वी आर स्टार्टिंग विद द, कहां से स्टार्ट करेंगे इसको? मैग्नीशियम से स्टार्ट करेंगे। मैग्नीशियम के एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में 3 है, यू कैन सी यहाँ पर 3 है और वहां पर मैग्नीशियम हमारे पास में 1 है, तो मुझे यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम 3, यहाँ भी 3, मैग्नीशियम बैलेंस हो गए, तो मैग्नीशियम इज बैलेंस्ड नाउ। नाउ कंसीडर दिस N2, यहाँ पर N कितने हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास में 2 है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास में 1 ही है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि Mg3N2 में हमारा नाइट्रोजन बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड नाउ। नाउ लुक एट द H2O, सिर्फ हमारे पास में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना बचा है। ओके, अब मैं यहाँ कंसीडर करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पर, और यहाँ भी कंसीडर करूं तो यहाँ पर हमारे पास में 3 OH होल ट्वाइस के, OH होल ट्वाइस पूरा हमारे पास में हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ये OH होल ट्वाइस के हमारे पास में 3 एटम्स यहाँ पर है। ऑक्सीजन की बात करूं मैं तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? ये O2 का 2 और 3 मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, तो 3 × 2 6 हमारे पास में यहाँ पर है। क्लियर है इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले 3 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3, यहाँ तो O2 और 3, तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 3 नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास में 6 है। ऑक्सीजन 6 कैसे? ये O2 यहाँ पर है और 3 इसके कोएफिशिएंट में लगा हुआ है, तो 3 × 2 6 क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स चेक द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? कितने हो गए? यहाँ चेक करते हैं, 3 × 2 = 6 और यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 × 2 = 6 राइट होगा। 6 + 8 = 12। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर 6 सब्स्टिट्यूट किया, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को हम पहले ही बैलेंस कर चुके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अगेन बैलेंस्ड। आप देखिए वन मोर टाइम, ये पूरा ग्रुप है और यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 2 ऑक्सीजन का भी है और ये 2 हमारा हाइड्रोजन का भी है। क्लियर है? तो 2 × 3 6 and 2 × 3 6, it is giving you 6 + 6 and hydrogen atom balance हो गए, that is 12 here। क्लियर है इतना? ओके, अगर हम आज के टॉपिक के हिसाब से ट्राई टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंसिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, थैंक यू सो मच।